बुजाई अंदर मुची बाई को बड़े ही आराम से धूल चटा देता है। अभी वो न सिर्फ उन्हें पाताली दानवों को पाल कर मासूम इमॉर्टल को मारने का इंसाफ कर रहा था, बल्कि अपनी गुरु बोयुलान की मौत का बदला भी ले रहा था। उसके मुताबिक उनके किए की सजा सिर्फ एक ही है, उनके मूल्य आत्मा का नष्ट हो जाना। बाहर मिंगशिन जिसिंग के वासियों को नेदरबिस्ट के सामने डटे हुए पाता है, फिर भी उसे पूरा यकीन होता है सबके सब यहाँ मरने वाले हैं, साथ उसका भाई मिंगशियान भी। इसलिए वो ये काम जल्दी करने के लिए जुशुई के एम्पेरर का दिया यंत्र निकालता है, जिससे दानव बेकाबू होकर वो बैरियर्स तोड़ने लगते हैं जो दिव्य छाता को घुमाने से बन रहा था। तभी सब बड़ी तेजी से पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। मिंगी के साथ बुजाई होता है और वहाँ तियानजी को सुन लिया। यांगचियू और यानशियू तीनों बचाने में अपना जी जान लगा देते हैं। सीतुलिंग भी जजमेंट हॉल के गार्ड्स के साथ सबकी मदद के लिए पहुंच आता है और अंदर वांग फेंग अपने भाई को उसकी इतनी बड़ी नादानी पे थप्पड़ लगा रहे होते हैं कि मुची भाई, जिनका जिसिंग को ऊपर ले जाने का इरादा तो सही था पर मासूमों की बलि देकर ये गलत। मुची भाई बोलते हैं, अगर तुम इतने कमजोर नहीं होते तो आज हमारा जिसिंग जुशुई के साथ मिलकर आगे निकल जाता। वो कहते हैं, ऐसा तुम सोचते हो पर असल में हम उनकी कठपुतली बन जाते हैं। वो अपने भाई के सही रास्ते से भटकने का जिम्मेदार खुद को मानते हुए अफसोस करते हैं, लेकिन मुची बाई के पछतावे के लिए देर हो गई थी। दानवों का तांडव और उनकी ताकत में बढ़ती मजबूती ने उनके मास्टर्स का उन पे कंट्रोल कम कर दिया था। नतीजे में मुची बाई पे पलटवार हुआ और उनका मूल्य आत्मा नष्ट हो गया। अपने आका के मरते ही पाताली दानव और भी ज्यादा बेकाबू हो गए। वो सभी को निगलने लगते हैं। सुनलियाओ भी उनका शिकार बन जाता है। मिंगी और बुजाई की स्पिरिचुअल पावर भी इन्हें रोक नहीं पा रही होती। उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, हार्ड बॉन्ड एरे बनाने का। दोनों रिस्क जानते हैं पर उन्हें कहीं न कहीं यकीन है कि वो ये करने में सफल होंगे। दोनों फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं और नेदरबिस्ट का कोर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और आखिर में वो उसे सील कर देते हैं। जहाँ एक तरफ जिसिंग के वासी इसकी खुशी मना रहे होते हैं, वही मिंगी अपने स्पिरिचुअल वेन के ज्यादा इस्तेमाल से बीमार पड़ जाती है और एक साथ उसके 3 पेटल गायब हो जाते हैं। 27 जो उसे हिल कर रहा था ये देखकर परेशान हो जाता है और बताता है अब आसमानी गम उसे बहुत ही जल्द मार देगी। शायद वो प्रार्थना की रात भी निकाल नहीं पाएगी। वो उसे फिक्र करने से मना करती है, लेकिन वो ऐसे कैसे जाने देता। वो बुजाई से स्वर्ण स्वप्न मांगने के लिए जाता है पर मिंगी उसे रोक देती है, इस डर से कि कहीं बुजाई को पता लगा वो एंटीडोट के लिए आई थी तो वो उसके लिए पता नहीं क्या सोचेगा। 27 उसे याद दिलाता है कि अब बुजाई उसे पसंद करता है। अगर उसे पता लगा कि मिंगी को आसमानी गम दिया गया है तो वो खुद भी उसे बचाना चाहेगा। तभी वो आता है, 27 चला जाता है। मिंगी बोलती है वो ठीक है, बस स्पिरिचुअल पावर ज्यादा इस्तेमाल करने से उसे थकावट हो रही है। बुजाई बताता है कि वो कितना डर गया था। उसे ऐसे हाल में देखकर लगा जैसे उसने उसे खो दिया हो। वो उसे प्रार्थना के 3 रात तक सोचने का वक्त देता है। अब मिंगी की मर्जी है, अगर वो उसे छोड़कर जाना चाहती है तो बेशक जा सकती है, वो उस पे कोई दबाव नहीं डालेगा। वहीं सीतुलिंग को हॉल रूम से अपने पिता का ब्लड मून रिंग मिलता है। वानफिंग अपने भाई के चले जाने पे अफसोस तो करते हैं पर साथ ही उन्हें अपने जिसिंग को तैयार कराना होगा आने वाली चुनौतियों के लिए, क्योंकि जुशी स्पिरिचुअल स्टेट मुचीबाई के जाने के बाद भी नहीं रुकेगा। तियानजी उन्हें बताती है उसने सोल हाइडिंग नेल, जिससे फेरीज की स्पिरिचुअल पावर सील की जाती थी, अब हटा दी है और अब वो शू हुआ में लड़कियों को भी जगह देगी, क्योंकि वो लोगों के डर से चुप नहीं बैठ सकती कि कहीं ये स्पिरिचुअल वेन वाली फेरीज नेदरबिस्ट के साथ बगावत ना कर दे। जबकि असल बागी उसका अंकल निकला। एम्पेरर उसके फैसले से सहमत होते हैं। साथ कहते हैं यानशाओ ने मुचीबाई का साथी होते हुए भी कुछ गलत नहीं किया। भले ही उसने मुझे बताया नहीं पर मैंने महसूस किया था। वो अपनी शक्तियों से मुझे गहरे तौर से जख्मी होने से रोका करता, मुझे महफूज रखता, और अब जो वो खुले तरीके से हमारे साथ है तो उसे सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता। पर मैं उसके साथ क्या करूं ये जरूरी नहीं, बल्कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो वो अहम है। जब वो बाहर आती है तब यानशा उसे उन इमॉर्टल्स की रिपोर्ट देता है जिन पे नेदरबिस्ट ने अटैक किया था। पर वो पूछती है, आखिर तुम मुझे कब तक अंधेरे में रखना चाहते थे? क्या मुझ पे जरा भी यकीन नहीं करते? वो बताता है उसे सच में ऊंचे मकाम पे जाना था। साथ ही उसने मुचीबाई के इरादे को सही समझा। लगा सच में वो जिसिंग को ताकतवर बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसने उन्हें बुरे काम करते देखा तब एहसास हुआ कि उसने गलत का साथ दिया। वो गुस्से में कहती है, तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, या शायद तुम्हें मेरी कभी फिक्र ही नहीं थी। यहाँ बुजाई मिंगी को अपने स्पिरिट वेल ले आता है और अपनी मास्टर से कहता है उनके तीनों दुश्मनों का खात्मा हो गया।
अब वो चैन से आराम कर सकती है। फिर मिंगी को अपने और अपने गुरु के पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो पाताल से भागा तब आसमानी गम के जहर ने उसे लगभग मार डाला था। उस वक्त बोयूलान जो ट्रैवलिंग फिजिशियन के तौर पे वहाँ हब्स कलेक्ट करके लोगों को हील करती थी, उसे देखा, उसे दवाई दी और उसे ठीक करना चाहा। शुरुआत में बुज़ाई उन पे यकीन नहीं करता, पर धीरे धीरे वो उन्हें अपना गुरु मानने लगा। वो क्लैन ने ही आसमानी गम और स्वर्ण स्वप्न बनाई थी, जिसने 6 लोक में हलचल कर दी। इसीलिए उनके वंशज को इसे फिर से बनाने पे पाबंदी लगा दी गई। पर बोयूलान ने बुज़ाई की जान बचाने के लिए स्वर्ण स्वप्न बना डाला और आखिर में मूचीबाई का निशाना बनकर मर गई। लेकिन बुज़ाई से उन्होंने एक वादा लिया था, ये गोल्डन माइली ड्रीम किसी के हाथ ना लगे, इसीलिए इसे छुपाने के लिए उसने स्पिरिट वेल बनाया। फिर चिंगयून ज्वाइन किया ताकि अपनी मास्टर का बदला ले सके। वो अपनी गुरु को मिंगी से अपनी पत्नी के तौर पे मिलाता है, इवन स्वर्ण स्वप्न से ब्लड सील भी हटा देता है। दूसरी तरफ शुन, बुशुई और 27 एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन 27 मिंगी की हालत को लेकर बहुत चिंता में था। बुशियू ने उसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से पूरे आसमान को चमचमाते हुए जुगनुओं से भर दिया, लेकिन शुन के चेहरे पे अभी भी फिक्र है। उन्हें लग रहा है कि मिंगशियान की वापसी इस सुकून को तबाह कर देगी और वो 27 और मिंगी दोनों को उनसे दूर ले जाएगा। बुज़ाई मिंगी को बाजार लेकर आता है, हाथ पे हाथ पकड़े दोनों मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तभी मिंगी को सीतू लिंग का फ्लाइंग मैसेज आता है कि वो काम में बिजी होने की वजह से इस बार उसके साथ प्रेयर नाइट सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले साल ये फेस्टिवल साथ में मनाने की इच्छा जाहिर करता है। साथ उसे ब्लेसिंग फ्लावर भी भेजता है। ये देख रहा जी बुज़ाई थोड़ा जेलस हो जाता है। यहाँ शुनमिंग का एक अटेंडेंट जांग टाई को ड्रंक होकर बुली करता है कि वो एक विधवा होकर ऐसे बाजार में दुकान कैसे लगा सकती है। जब वो उसे अपने काम से काम रखने को बोलती है तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। जांग ताई आखिर में उस पे अपना स्पिरिचुअल पावर यूज कर देती है। तब भी वो अटेंडेंट परेशान करना बंद नहीं करता, तो बीच में फ्लोइंग वेव गॉज का वॉरियर जेंग टियाओ आकर जांग ताई को बचाता है और बताता है कि वो जिसिंग प्रेयर नाइट फेस्टिवल में स्टार्स देखने आया है। यहाँ राजकुमारी ब्लेसिंग रेन बाजारों में छलका रही होती है। सभी फेरीज उसका शुक्रिया करती है सोल हाइडिंग नेल हटाने के लिए, जो पुराने टाइम में इसलिए लगाए गए थे ताकि वो लोग फिर से नेदरबिस्ट आर्मी खड़ी ना कर सके। तियानजी को सबको हंसता हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती है। उसे दूर से ऐसा देख रहा यानशाओ आसमानों पे ब्लेसिंग फ्लावर की बारिश कर देता है। वहीं मिंगी जी बुज़ाई को अपने आसमानी गम के जहर के बारे में बताने से हिचकिचाती है और बुज़ाई जिसने उसे 3 दिनों का मोहलत दिया था उसके जवाब का अब तक इंतजार कर रहा होता है। उसने कहा मूचीबाई के मरने के बाद मिंगशियान को हराने का बदला पूरा हो गया। तुम्हारा उस पे कोई कर्ज नहीं, ना ही मुझ पे। तुम आजाद हो अपना रास्ता ढूंढने के लिए। हालांकि मैंने सोचा था तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, लेकिन अब मैं सारा फैसला तुम पे छोड़ना चाहता हूँ। मिंगी पूछती है क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुमसे कुछ और चाहती होंगी? वो बोलता है स्वर्ण स्वप्न की बात कर रही हो। 6 लोक में हर कोई चाहता है उसे मुझसे हासिल करना, लेकिन तुम्हें छोड़कर। मुझे पूरा यकीन है तुम पे। ये सुनकर वो खुद को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में महसूस करती है। वो चाह कर भी सच्चाई नहीं बता पाती। तभी बुज़ाई मिंगी का दिया वाइन निकालता है जिसमें उसने 27 की मदद से कोई ड्रग मिलाई थी। बुज़ाई पाताली दानवों को हराने की खुशी में ये उसके साथ पी लेता है और पूछता है जब उसने उसे ये वाइन दिया था तब उसके लिए सिंसियर थी या बस उसका भरोसा जीतना चाहती थी। मिंगी कुछ जवाब नहीं देती तो वो कहता है मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे लिए सच्ची थी। वो उसे पकड़ कर कहती है कि वो इस पल में उसके लिए सिंसियर है। देन वो उसे किस कर लेती है। दोनों कमरे में आकर रोमांस करते हैं। आधी रात में जब बुज़ाई सोया हुआ होता है तब मिंगी उठती है। फिर हम देखते हैं जब 27 ने उससे पूछा था क्या वो स्वर्ण स्वप्न लेने में कामयाब हुई। उसने बताया कि बुज़ाई अपनी मास्टर का वादा पूरा कर रहा है। वो अपने लिए कैसे उसके वादे को तोड़वा दे। बुज़ाई भले ही उसके लिए वो प्रॉमिस तोड़ दे, पर वो ऐसा नहीं चाहती। इसलिए वो ये गुनाह अपने सर लेने के लिए ऐसा दिखाएगी कि वो उससे यही चुराना चाहती थी। वो 27 के साथ स्पिरिट वेल आ जाती है जहाँ वो देखती है बुज़ाई ने स्वर्ण स्वप्न को उसके दिए वाइन में ट्रांसफॉर्म कर रखा था। उसके हाथ लगाते ही ये ट्रू फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जल्दी गायब हो जाता है क्योंकि जी बुज़ाई आ चुका होता है। स्पिरिट वेल चारों तरफ से आग से भड़क उठता है जैसे बुज़ाई का दिल जल रहा हो। 27 ये उसके हाथ से लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उस पर अटैक करने लगता है, जिसे बीच में मिंगी आकर रोकती है और कहती है भले ही तुम मुझे मार डालो
पर 27 को चोट मत पहुंचाओ। वह कहता है तुम भी सबकी तरह निकली। इस स्वर्ण स्वप्न के लिए मुझसे शुरुआत से झूठ कहा। वह कहती है हाँ, पर मैं इस वक्त अपने लिए कोई सफाई नहीं देना चाहती। जिस पे बुसाई हार्ट ब्रेक होकर सारी फसाद की जड़ स्वर्ण स्वप्न को ही नष्ट कर देता है और कहता है अब से मेरे सामने तुम कभी दिखना भी मत। मिंगी 27 के साथ स्प्रिट वेल से निकल जाती है और बुजाई रोते हुए मिंगी के साथ अपना हार्ट इम्प्रिंट तोड़ देता है। यहाँ मिंगी का आखिरी पेटल मुरझा गया। इसका मतलब कि उसकी जिंदगी की डोर अब किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। उसके उस पेटल को ताज़ा करने के लिए 27 अपनी सारी पावर लगा देता है। इवन अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस भी सैक्रिफाइस कर देता है ताकि कुछ दिन के लिए ही पर वो मिंगी को जिंदा रख सके। वो उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन 27 ने स्पेल करना शुरू कर दिया था। मिंगी रोती है, उसे रोकती है अपनी जिंदगी उसके लिए कुर्बान करने से, लेकिन स्पेल खत्म होते ही मिंगी की आखिरी पेटल वापस आ जाती है और 27 गायब होने लगता है। आखिरी पल में वो मिंगी के चिंगयुन प्रतियोगिता के जीतों को याद करता है और उसे कहता है जब भी मेरी याद आए मुझे सूखी मछली भेंट कर दिया करना। फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। मिंगी फूट फूट कर रोती है। उसका सबसे प्रिय साथी भी उसकी जिंदगी से चला गया होता है। पीछे रह जाता है एक बॉल। वो रोते रोते अनकॉन्शियस हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ सीतुलिंग आता है जो 27 के डिवाइन कॉन्शियसनेस समेट कर उस बॉल में कैद कर देता है और मिंगी को वहां से ले जाता है। उसी मोमेंट पे बुजाई वहां पहुंचता है और दूर से ये देखकर गमज़दा हो जाता है। सीतुलिंग मिंगी को सांगताई के घर ले आता है जो बेहोशी में बस 27 को याद कर रही होती है। वो ठान लेता है उसे ऐसे मरने नहीं देगा। वो मिंगी का मैसेंजर बेल लेकर मास्टर शी को एक संदेश लिखता है। वुग्यू में बुजाई खा पी नहीं रहा होता। शुन उसके लिए परेशान होती है और बुशुई उसके पास आता है वो स्क्रोल लेकर जो मिंगी ने बुजाई को दिया था। उसने बताया इसे ऑल्टर किया गया है वांगुआन माउंटेन के स्पेल के जरिया, पर वो ये जादू तोड़कर ओरिजिनल लिखावट वापस लाने में असफल रहा। पर बुजाई उसे अपने पावर से इसे रिस्टोर कर देता है और छुपी लिखावट जाहिर हो जाती है कि मूचीबाई के खेल में जो 3 रेल्म हैं वो है वांगुआन, जुशुई, फ्लोइंग वेव। लॉर्ड हानफिंग के पास नेम लिस्ट भी है। बुशुई कहता है मिंगी पहले ही से अपने वांगुआन लोग की तरफ थी, पर बुजाई का बोलना होता है कि मेन कल्प्रिट जुशुई के एम्परर है। उसने ही पहले बो क्लैन पे वार किया और मूचीबाई के साथ छुपकर जुर्म करने लगे। सो अभी टारगेट जुशुई का एम्परर है। यहाँ मास्टर शी सीतुलिंग के भेजे मैसेज से जिसिंग आ गए होते हैं। सीतुलिंग ने उस संदेश में अपने और मिंगी के ताल्लुकात और पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। उसने उन्हें कहा उस पर यकीन करने। शी पहले एक वॉरियर थे और अब फिजिशियन है। सीतुलिंग उनसे निवेदन करता है मिंगी की जान बचाने का। उन्होंने बताया 27 के कहने पे उन्होंने स्टडी की जुशुई के सोल सीजिंग टेक्निक पे, पर सिर्फ उसकी वजह से आसमानी गम को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि उस टेक्निक से जुशुई वाले अपनी स्पिरिचुअल पावर डायरेक्टली स्पिरिचुअल वेन में चैनलाइज करते हैं और यही आसमानी गम के आफ्टर इफेक्ट को कम करता है। पर यह टेक्निक सिर्फ एक जुशुई वाला ही सही से परफॉर्म कर सकता है। जुशुई स्पिरिचुअल स्टेट का इमॉर्टल होने के नाते सीतुलिंग ये टेक्निक यूज करता है। अपना रथ बहा कर अपना पावर मिंगी के स्पिरिचुअल वेन में भेजने लगता है। शी समझ जाते हैं ये जरूर अपनी असल पहचान छुपा रहा है। वो पूछते आखिर तुम हो कौन। तभी मिंगी उठ जाती है और अपने मास्टर से कहती है सीतुलिंग बुरा नहीं है, उसे आप कुछ मत करिए। वो पूछते हैं तो क्या तुम्हें इसके जुशुई होने के बारे में पता था। मिंगी ये सुनकर हैरान होती है कि सीतुलिंग ने उससे झूठ कहा, पर उसने बोला कि मैंने तुम्हें पूरा सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम पहली बार मिले तब मैंने जुशुई का लिबास पहना था और तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, तो लगा कि तुम्हें मेरे पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बताता है कि वो यहाँ स्वर्ण स्वप्न के लिए आया था ताकि उसके पास भी स्पिरिचुअल वेन आ सके क्योंकि इसके बिना वहाँ उसके साथ गुलामों जैसा सुलूक होता था। वो ये भी बताता है कि अब उसका वो स्वर्ण स्वप्न अपने लिए पाने का कोई इरादा नहीं है। वो ये उसके लिए बुजाई से लेने जाता है, पर मिंगी उसे रोक कर कहती है बुजाई के पास वो नहीं है। उसने तो बस झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि इसे हासिल करने वाले लालचियों को बाहर लाया जा सके। सीतुलिंग उसकी बात पे यकीन कर लेता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो उसे कैसे बचाएगा। वही यान शियाओ तियानजी को इंजर्ड इमॉर्टल के रिकवरी की रिपोर्ट देता है। साथ जो शुहुआ एकेडमी के वॉरियर थे वो भी अब हील हो रहे हैं। वो सब बहुत ही जल्द ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कि वो जाए, तियानजी कहती है तुमने मेरे पिता को महफूज रखा, मुझे मेरे चाचा से बचाने के लिए बुजाई के साथ काम किया, पर तुमने कभी ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। वो बोलता है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। तियानजी एक मेमोरी याद करती है जब युद्ध हारने पे उसकी माँ का लगाया ब्लेसिंग फ्लावर मुरझा गया,
तब वो रोने लगी क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। यानशाओ ने ये देखकर बोला कि वो इसे ठीक कर सकता है और इसे कुछ दिनों में फिर से बिना मुबारक बारिश के फिर से खिला भी दिया, पर ये नहीं बताया कि असल में वो खुद को चोट पहुंचाकर ये कर रहा था। तियानजी को आज तक लग रहा था कि यानशाओ ने कोई खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया था, लेकिन आज उसने उसे इन पौधों को अपना खून फीड कराते हुए देख लिया। वो कहती है, भले ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन मैं इसे तुम्हारी तकलीफ की कीमत पे खिलता नहीं देख सकती। उसने माफी मांगी और कहा कि उसे आज तक जो सही लगा उसने वही किया, बिना ये सोचे कि क्या तियानजी भी यही चाहती है। वो उसे गले लगाकर बोलती है, अब जो भी हो जाए आइंदा से मुझसे कुछ मत छुपाना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। यानशाओ भी वादा करता है आगे से उसे कभी अंधेरे में नहीं रखेगा। मिंगी की कंडीशन अब थोड़ी स्टेबल होती है, पर ये सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगी। लेकिन मास्टर शी उसे उम्मीद दिलाते हैं वो और सीतुलिंग कहीं न कहीं से इसका इलाज ढूंढ लेंगे। वो पूछती है, क्या 27 की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है? वो बताते हैं सीतुलिंग ने उसके कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व कर लिया है। जैसे ही मिंगी की स्पिरिचुअल वेन ठीक होगी वो भी उसके पास वापस लौट आएगा। मास्टर शी उससे पूछते हैं, क्या बुजाई के पास सच में कोई स्वर्ण स्वप्न नहीं है? वो बताती है, थी, लेकिन उसने जब मुझे उसे चुराते हुए देखा तो गुस्से में उसे नष्ट कर दिया। शी ये सुनकर बुजाई से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मिंगी को कोई गम नहीं क्योंकि ये बुजाई की अमानत थी। वो उसके साथ कुछ भी करे उस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तियानजी बुजाई को शुहुआ बुलाती है ऑफिशियल मैटर पे डिस्कस करने, पर उससे वुग्यू से मिंगी के चले जाने पे एक सलाह भी देती है कि हर गलत फहमी का हल बातचीत है। इससे ज्यादा वो उसके पर्सनल मैटर पे नहीं बोलती। देन मुचीबाई के जाने के बाद वो उसके साथियों को पकड़ने का विचार पेश करती है, जिसके लिए वो जिसिंग के वफादारों को इस काम के लिए चुनने और गद्दारों को ठंडी सख्त जगह फेंकने का सोच रही है। साथ जो ब्लड मून से नेदर बीस्ट एक्टिवेट हुए, कहीं न कहीं वो भी जान गई है कि सबका मास्टरमाइंड ज़ुशुई स्टेट के एम्पेरर हैं। बुजाई के पास एक प्लान होता है पाताल के पहरेदारों को हटाना, सोल कंज्यूमिंग ट्री सील करना और पाताल को डिस्ट्रॉय कर देना ताकि फ्यूचर अटैक का खतरा कम हो सके। तियानजी उसे इजाजत देती है जो भी सही लगे वो करने की। फुए सीतुलिंग के पास आती है, उसके चोट देखकर फिक्र जताती है कि उसे एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगानी चाहिए, पर वो उसकी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। वो उससे ज़ुशुई के मैटर्स के बारे में पूछता है तो वो बताती है उसने चौयू के पुराने साथियों को घूस देकर पता लगाया 22 साल पहले हुआ क्या था। जानने को मिला कि बो क्लैन जांगुई माउंटेन में अचानक आग लगने से खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे ज़ुशुई के एम्पेरर का हाथ था, जिन्होंने चुपके से बो क्लैन के एंसेस्ट्रल मैंशन में रेड करवाया था। उस वक्त उन्हें उस क्लैन के क्लासिक बुक का सिर्फ एक हिस्सा मिला, जिसमें आसमानी गम की विधि थी और स्वर्ण स्वप्न की आधी, जिसके लिए चौयू को सीक्रेट मिशन दिया गया था बो सिस्टर्स को ढूंढने का, जिसमें वो नाकाम रहा। सीतुलिंग को लगता है कि उन्होंने उसे जरूर किसी सेफ जगह छुपाया होगा। फुए ने बताया बो क्लैन की तबाही के बाद उसके देवता जो लोंग ने गुस्से में आकर पूरे जांगुई माउंटेन को सील कर दिया। उन्होंने बो क्लैन के उस पुरानी एंसेस्ट्रल मैंशन को एक ऐसे ढाल के पीछे छुपा दिया था जिसे पार करना नामुमकिन है। सिर्फ बो क्लैन का वंशज ही इसके अंदर जा सकता है। सीतुलिंग और फुए के हिसाब से वो वंशज जी बुजाई है और हो ना हो किताब का दूसरा पार्ट वहीं पे छुपाया गया हो सकता है। सीतुलिंग पाताल से बो क्लासिक का पार्ट 1 वापस लेने जा रहा होता है, जिसमें स्वर्ण स्वप्न की इनकम्प्लीट विधि है, पर फुए उसे वार्न करती है उसके पिता को भनक लग सकती है और ये सब करके भी वो मिंगी के दिल में अपने लिए अलग सी जगह नहीं बना सकेगा। उसने कहा कि वो मिंगी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा और उसे यकीन है कि एक न एक दिन वो भी उसके लिए फील करने लगेगी। वो आकर मिंगी को बताता है जोलोंग देवता ने बो के पूर्वजों की हवेली को बैरियर के पीछे छुपा दिया है, जिसमें बाकी आधी स्वर्ण स्वप्न की विधि वाली किताब हो सकती है। वो अभी जा रहा है पाताल पार्ट 1 लाने ताकि दोनों मिलाकर वो लोग स्वर्ण स्वप्न तैयार कर सके। वो उसे इतनी तकलीफ लेने से मना करती है। जब वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर उसके लिए पैनकेक बनाने जाता है तब मिंगी गायब हो जाती है। पीछे एक खत छोड़ जाती है कि वो खुद बो क्लासिक की तलाश करने जाएगी। अब वो किसी को भी अपने लिए खतरे में नहीं डाल सकती। भले ही सीतुलिंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर जांगताई को नहीं लगता कि वो ढूंढ पाएगा, इसलिए वो बुजाई को एक संदेश भेजती है। ये मिलते ही वो जंगल में मिंगी को यहाँ वहाँ तलाश करता है और वो उसे एक जगह बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो उसे एक पास की झोपड़ी में ले आता है, उसे अपने कुछ स्पिरिचुअल पावर देता है। जब वो 27 का नाम लेकर उठती है तो पूछता है,
उस बिल्ली के डिवाइन कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा हिस्सा उसके पास क्या कर रहा है, आखिर हुआ क्या था, और वो इतनी कमजोर सिर्फ क्राफ्ट स्पेल के बैकफायर करने से कैसे हो गई। पर वो बोलती है कुछ भी हो, पर अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पे वो स्क्रोल में जिक्र हुए नेम लिस्ट के बारे में पूछता है। वो बताती है इस बारे में पता चलते ही उसने 27 को ड्रैगन कार्प टेरेस भेजा था, पर उसे कुछ मिला नहीं। उसके हिसाब से या तो मुची बाई ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था या तो फिर कोई ले गया होगा, पर वो उस पे भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि शायद उसी के पास नेम लिस्ट है। वो बोलती अगर मेरे पास नाम की पर्ची होती तो अब तक वांगवान से उन मुजरिम को पकड़ लेती जिसने मिंगशान को आसमानी गम का जहर दिया था। बुजाई को रियलाइज होता है कि वो स्वर्ण स्वप्ना मिंगशान के लिए चुरा रही थी, ना कि वांगवान माउंटेन को भेजने के लिए। दिन पूछता है वो अपने घर वापस गई क्यों नहीं। वो कहती है किस मुंह से जाऊं, तुमने स्वर्ण स्वप्न नष्ट कर दिया। और मिंगशान इतना स्वाभिमानी है कि वो खुद को किसी के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। बुजाई को अब भी उसकी बातें झूठ लगती है। वो गुस्से में बाहर आ जाता है और जांगताई को पैगाम भेजकर यहाँ से मिंगी को ले जाने के लिए कहता है। वो जब होश में आती है तब जांगताई बताती है बुजाई को उसी ने इन्फॉर्म किया था। सीतुलिंग भी जो उसे ढूंढने निकला था उसे बोल दिया कि मिंगी अब उसके पास आराम कर रही है। वो बताती है जब वो झोपड़ी पहुंची तो बुजाई नहीं था और मिंगी ठंड में पड़ी हुई थी, लेकिन एक बात अच्छी थी कि उसके अंदर किसी ने अपना स्पिरिचुअल पावर डाला था जिससे वो अब थोड़ी ठीक लग रही है। मिंगी उसे अपने लिए इतनी फिक्र में देखकर अब तक उसे धोखे में रखने और झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, पर जांगताई समझती है कुछ बात छुपाने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। पर उसने देखा मिंगी कैसी है, थोड़ी सी झूठ उनके बीच की दोस्ती को खत्म नहीं कर सकती। सो मिंगी भी उसे अपना सारा सच, अपनी असलियत सब कुछ बता देती है। जांगताई का फिक्र और भी बढ़ जाता है जब पता चलता है कि मिंगी के पास सिर्फ 1 महीने बचे हैं। साथ वो उसके मिंगशान होने पे उससे नफरत नहीं करती, भले ही वो दुश्मन लोग से है, पर इससे पहले वो उसकी दोस्त है जिसने यहाँ के लोगों को दानवों से बचाया, यहाँ तक कि उसे भी प्रोटेक्ट किया जब भी वो मुसीबत में फंसी। यहाँ शुहुआ में तैयारी चलती है 3 महीने में आने वाले टी गैदरिंग और चिंग्यून टूर्नामेंट की। जांगताई की मदद से योद्धाओं के वस्त्र भी तैयार हो गए होते हैं। तियानजी सबको मोटिवेट कर रही होती है, लेकिन यांग चियू कॉन्फिडेंट नहीं नजर आता। तभी बुजाई आकर बोलता है कि वो इस ग्रुप को लीड करेगा जिनमें हर किसी के पास अपना खास हुनर है। उसे पूरा यकीन है वो लोग अपने कॉम्पिटिटर को जरूर से हरा देंगे। साथ याद दिलाता है टी गैदरिंग वांगवान माउंटेन में होगा, जो दुश्मनों के लिए कत्ल का सुनहरा मौका हो सकता है। इसलिए वो जोर देता है सबको अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखने, वरना अगर उनके ग्रुप में 3 से कम मेंबर बचे तो उन्हें टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तियानजी बाकी के शॉर्टलिस्ट किए कैंडिडेट्स को भी ट्रेनिंग करने को कहती है, क्योंकि जुशुई किसी भी वक्त उन पे हमला कर सकता है, तो उनका पहले से तैयार रहना जरूरी है। वहीं जांगताई मिंगी के लिए एक बुरी खबर लेकर आती है, एक नोटिस जिससे पता लगा मिंगशियान को इतने दिन से गायब होने पे मुजरिम करार दे दिया गया है और मिंगशिन अब योंगवान का क्राउन प्रिंस है, पर उसकी ताजपोशी बाकी है। ये ऑफिशियल नहीं हुआ। चिंग्यून टूर्नामेंट आने वाला है, एम्पेरर पे प्रेशर है नए योद्धा को इलेक्ट करने का। जांगताई उसे दिलासा देती है अभी कुछ तय नहीं हुआ, मिंगी ठीक होकर वांगवान लौटकर ये सब रोक सकती है। तभी सीतुलिंग आता है, उसे पाताल का मैप दिखाकर बताता है जहाँ जहाँ उसे लगता है किताब का पहला हिस्सा हो सकता है वहाँ उसके साथ तलाशी करने जाना चाहता है। वो उसे एक बार उस पर भरोसा करने को कहता है। जिसिंग अभी इसके महाराज वान फेंग थोड़े फिक्रमंद होते हैं। उन्होंने जोशुई के एम्पेरर के सदियों पुराने तजुर्बे और उनकी खुफिया कलाओं का जिक्र किया, लेकिन बुजाई ने बड़ी निडरता से जवाब दिया, जंग से पहले डरना अपनी किस्मत दुश्मन के हवाले करने जैसा है। अगर रास्ता नहीं है तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तियानजी और यानशाओ भी जी बुजाई की बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि शुहुआ एकेडमी के सभी योद्धा अब जोशुई के जुल्म की परछाई में नहीं रहने वाला। नीदर बिस्ट आर्मी पे मिली जीत ने उनका हौसला बुलंद कर दिया है और वो जिसिंग अबीस के लिए अपनी जान देने तक को तैयार है। उनका ये अटल इरादा देखकर वान फेंग बहुत प्रभावित होते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि तियानजी अब जोशुई के खिलाफ डिफेंस को लीड करेगी। उन्होंने एक फरमान जारी करने का सोचा कि सभी योद्धा चिंग्यून टूर्नामेंट के अलावा भी ट्रेनिंग करेंगे ताकि सभी मिलकर घुसपैठियों का नामो निशान मिटा सके। यहाँ मिंगी की हालत और भी खराब होती जाती है। शी उसे चेक करके सलाह देते हैं अब जरा भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज ना करे, वरना वो शायद कुछ दिन भी नहीं बचेगी। इसीलिए मिंगी ने एक क्रॉसबो बनाया था जिसमें वो उन्हें अपना स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट करने को कहती है ताकि आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए कर सके।
यहाँ पाताल में शुआन और उसका भाई होता है जो बातें करते हैं कि पाताल से वो का मेडिकल क्लासिक निकालते ही ये कोलैप्स हो जाएगा और यहाँ की आलूदा हवा सोल कंज्यूमिंग ट्री की मदद से पूरे जिस्म में फैल जाएगी। शुआन को उसके पिता ने किताब लेने के लिए ही भेजा होता है। शुआन ये लेने के लिए जाता है और दूसरा भाई पास ही में गार्डिंग करता है। ये सब सीतुलिंग छुपकर सुन रहा होता है और शुआन के पीछे आता है। जैसे ही वो बुक के चारों तरफ का बैरियर तोड़ देता है वैसे ही सीतुलिंग को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। सीतुलिंग मरने का नाटक करता है। जैसे ही शुआन किताब निकालने में कामयाब होता है वैसे ही वो उसे मार कर ये ले लेता है और खुद को हील कर लेता है। यहाँ मिंगी शी के साथ पाताल आ गई होती है। दोनों अलग अलग दिशा में बंटकर किताब ढूंढ रहे होते हैं। वहीं बुजाई ड्रैगन कार्प टेरेस बुशुई के साथ पहुंचा हुआ होता है सोल कंज्यूमिंग ट्री को सील करने के लिए, पर जैसे ही वो ये करता है उसे उसमें से एक अजीब सा चीज छुपा हुआ मिलता है जो वो बुशुई को संभाल कर रखने के लिए दे देता है। तभी वो पेड़ से आलूदा हवा बाहर आते देख लेता है। वो समझ जाता है अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सीतुलिंग के पास शी आ जाते हैं और उसके हाथ से बुक ले लेते हैं और दोनों मिंगी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं वो पाताल के स्टोन हार्ट केव में बुक तलाश कर रही होती है और उसका सामना शुआन के भाई से हो जाता है। वो उससे पूछता है, यहाँ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भी बो के विधि की किताब लेने आई हो? किसके कहने पे? पर वो बहाने बनाने लगती है जिसपे वो उसे सच नहीं बताने पे फैंटम फायर से जलाने की धमकी देता है। पर वो उस पे क्रॉसबो से हमला करके भाग जाती है लेकिन वो उसे फिर से पकड़ लेता है, जिसपे मिंगी उसे कहती है, भले ही मैं कमजोर हूँ लेकिन तुम जैसे मच्छर को आसानी से मार सकती हूँ। पर उसके हाथ जम जाते हैं और वो हथियार तक चला नहीं पाती और उसका शिकार बस बनने वाली होती है कि तभी बुजाई आ जाता है उसे बचाने के लिए।